जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज दो टॉपिक को कवर करूंगा। पहला आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति मिली है जो कनाडा से आई है। इसके बारे में जानेंगे कि शैली में बनी हुई है और इससे रिलेटेड है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानेंगे। और पहला टॉपिक होगा, जैसा कि आपके स्क्रीन सामने दिख रहा है, बौद्धिक संपदा के रूप में दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के लोगों को भारत ने पेटेंट कराया है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो जैसे कि सामने क्यों चर्चा में रहा है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित टॉय ट्रेन लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है। तो कौन सी है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। और आपने पढ़ा होगा कि दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग मिला है। कब मिला है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस कारण से ये चर्चा में है। भारत ने अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित टॉय ट्रेन के लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया, इसलिए ये चर्चा में आया है। तो सबसे जानते हैं पंजीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है? भारत के स्तर पर कौन सा कानून है? जीआई टैग। जीआई टैग 1999 जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, जो किसी भौगोलिक क्षेत्र को जीआई टैग देता है। जैसे बिहार की लीची हुई, बनारसी साड़ी हुई, तिरुपति के लड्डू हुए, तो इन्हें जीआई टैग मिला है। और किसी के लोगों को मिलता है तो पेटेंट। पेटेंट एक्ट कब आया? तो कब पारित हुआ था? 1970 को, 1970। पेटेंट एक्ट 1970 को इसके तहत कार्य करता है। लोगो होगा तो पेटेंट कराएगा। लोगो जैसे कि नाइक का लोगो आपने देखा होगा, एडिडास का, वुडलैंड का, ये क्या लोगो है, इन्हें पेटेंट करते हैं। किस एक्ट के तहत? भारतीय स्तर पर पेटेंट एक्ट 1970 के तहत। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है? तो विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 हुई थी। अभी इसके बारे में सही बताएंगे, आप बस बने रहिए और प्रॉपर सुनते रहिए। ये देख रहे लोग, कितने लोग हैं? दो लोगों हैं। दार्जिलिंग वाला, ये देखिए एक हिमालय लिखा हुआ इसमें, हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, और ये दार्जिलिंग हिमालयन और रेलवे, ये है। इस कारण से चर्चा में रहते हैं। तो इसके साथ ही भारत ने यह दावा किया है कि विपो को, भारत ने अपना यह दावा विपो को भेजा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को भेजा है, जो कि वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा संगठन के तहत एक कार्य करता है। जो विश्व में कौन करता है? विपो। और विपो के वियना वर्गीकरण क्या है? वियना वर्गीकरण, इसके बारे में जानेंगे। तो विपो के वियना वर्गीकरण में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है। भारत ने पहले स्वयं अपने देश में किया, उसके बाद विपो को भेजा है। विपो को किस लिए भेजा है? वियना वर्गीकरण के एक प्रोसेस है, इसके अनुसार भेजा है भारत ने। किसी भी प्रति दावे को क्यों भेजा है? ताकि अगर भारत ने इसे भेजा है, किसी ने पहले ही पेटेंट ना करा लिया हो, कोई अपना दावा ना ठोक सके कि ये हमारे यहाँ है, हमसे पहले यहाँ है, तो इसलिए किसी भी प्रति दावे को, किसी भी प्रति नहीं, जो काउंटर में किया जाने वाला दावा, किसी भी प्रति दावे को दर्ज करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित है। जैसे भारत ने आज भेजा, तो आज से 6 महीने तक किसी ने अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो भारत को ये पेटेंट मिल जाएगा। और किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो अपने सारे प्रूफ दिखाए कि हमारा है, ये हमसे, हमारे यहाँ पहले विकसित हुआ, इनके यहाँ बाद में विकसित हुआ, तो ये प्रोसेस होता है। तो कितने महीने समय आए? ये प्रीलिम्स की दृष्टि से निकलना 6 महीने आए। यूपीएससी यहाँ 1 साल कर देगा तो आपका यहाँ 1 साल होगा, नहीं 6 महीने आए, 6 महीने का समय मिलता है। जिसके बाद भारत सरकार के दावे को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिलाएगी। अब आपको यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिलेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट होगा कि अगर कोई भारत का इस लोगो का यूज करेगा तो भारत उससे कुछ पैसा लेगा। भारत से अनुमति लेनी, कोई भी व्यक्ति होगा, जैसे कोई रेलवे होगा, इसे यूज करना चाहेगा, तो उसे क्या होगा? भारत को पहले अनुमति लेनी पड़ेगी भारत से। तो भारत अनुमति देगा तो उससे कुछ अर्निंग लेगा, कुछ पैसे लेगा, तो उससे पैसे में मिलेंगे। और भारत की ये कुछ शर्त लगा लेगा, तो इससे क्या होगा? भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनेगी और ये इसका दुरुपयोग भी नहीं हो पाएगा। अब आइए एक विपो के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या है विपो का फुल फॉर्म? क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और ये क्या है? यह यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसी में से एक है। तो यहाँ यूपीएससी क्या करेगा कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं होगा, गलत होगा। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। तो विपो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे नोट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और विपो के अंतर्गत ही ये आता है एक ट्रिप्स,
ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स आता है जो WTO के अंतर्गत आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्स के अंतर्गत आता है। ट्रिप्स और विपो समझ रहे हैं ना। तो विपो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुरानी एजेंसी में से एक है। विपो के अंतर्गत आता है ट्रिप्स जो WTO का भाग है। और विपो की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 को हुई थी। ये बात याद कर लेना, 1967 की स्थापना हुई थी। और फुल फॉर्म पता क्या होगा? और 24 अप्रैल 1967 की स्थापना हुई थी। इस कारण से 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन दिवस मनाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। नोट करना है, एक और नोट करना, 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। नोट डाउन कीजिएगा, जेनेवा में है मुख्यालय, जेनेवा में है। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं। किसके तहत? विपो के अंतर्गत 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में। जिनेवा क्या पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं इसके? 191 यानी 191 सदस्य देश हैं। है तो 180, पर इसके अलावा जो है कुक द्वीप समूह क्या पर पड़ता है? जो प्रशांत महासागर पड़ता है। और हेलिसी और न्यूए, ये 3 भी शामिल हैं। अब आप कहेंगे कि हमने ये इन 3 देश को अलग क्यों बताया है? क्योंकि ये 3 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग नहीं है। तो उससे क्या बात निकलती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश इसमें शामिल हो सकते हैं, पर बाध्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 अलग है। कुक द्वीप समूह और हेली और न्यूए, समझ गए ना आप। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है कि जरूरी बनना है। ये बाध्यकारी नहीं है, पर बन सकते हैं। और ये नोट करना है, फिलिस्तीन ऐसे भी देखिए, विपो का पर्यवेक्षक राष्ट्र के विपो का किस देश को पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो कौन सा होगा? फिलिस्तीन। अब इसे याद करने के आप कहेंगे कैसे याद करें इसे? तो आपने अक्सर चर्चा में रहता है फिलिस्तीन और इजराइल विवाद, तो इसी से निकला है फिलिस्तीन, मतलब वही फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन इसका स्थायी पर्यवेक्षक दर्जा मिला हुआ है। और लगभग 250 NGO यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 250 NGO अंतर सरकारी संगठन और इसमें सभी शामिल हैं। भारत कब बना था? हमें भारत की दृष्टि देखना। भारत 1975 में इसका सदस्य बना था। स्थापना कब हुई थी? 1967 को, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और 1975 में भारत इसका सदस्य बना। तो विपो के बारे में आज से आपको कोई पुटअप क्वेश्चन होगा तो गलत नहीं होना चाहिए। अब आइए एक नज़र मार लेते हैं इस संगठन ने अभी तक कौन कौन सी संधियां की हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या? पेरिस कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो मैं आपको बोलता हूँ, सिर्फ सुनता है, इसे नोट ना करना, बस आपको एक बार दिमाग से निकाल देना। तो उन्हें सबसे पहले क्या हुई थी? पेरिस संधि थी। किससे संबंधित है? औद्योगिक संपदा के लिए, यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए संबंध किससे है? पेरिस से है। और वर्ण कन्वेंशन पूछे तो साहित्य से है, लिटरेचर से संबंधित कौन सा है? लिटरेचर से संबंधित है वर्ण कन्वेंशन। और पेरिस कन्वेंशन संबंधित है औद्योगिक। तो ऐसे आप याद करने के तो कितनी अच्छी समझ बताऊँ, आपको ट्रिक बताऊंगा कि देखिए, फ्रांस एक विकसित देश है। विकसित देश क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पहले औद्योगिकरण कर लिया। तो पेरिस कन्वेंशन से संबंध किससे हुआ है? औद्योगिक संपदा से। और वर्ण कन्वेंशन, वर्ण कहाँ पड़ता है? जर्मनी पड़ता है। और साहित्य संबंधित, लिटरेचर संबंधित है। और मैड्रिड समझौता क्या है? मैड्रिड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझ लीजिए, मैड्रिड समझौता अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग संबंधित है। और फिर अगला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ में कब शामिल हुआ विपो? 1974 में। स्थापना हुई थी 1967 को, पर 1974 को ये यूएनओ में शामिल हुआ था। 1974 को यूएन की एक 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में शामिल हुआ था। तो अब विपो हो गया, विपो से निकला। अब यहाँ पर आ जाओ, हम लोग मेन मुद्दे पे थे। कौन सा था? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, DHR। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881, 1879 से 81 के बीच में। ठीक है, ये कहाँ पर है? जैसे कि मैंने बताया, पश्चिम बंगाल के तलहटी में स्थित है। पश्चिम बंगाल में जो हिमालय का भाग है उसके तलहटी में स्थित है। और ये सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है पहाड़ी रेलवे का। और इसे 1999 यानी 1999 को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। तो कब? 1999 यानी 1999 को। अब आइए एक नज़र मार लेते हैं विपो का वियना वर्गीकरण क्या है। वियना वर्गीकरण एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली है, जिसे 1973 में वियना समझौते के तहत स्थापित किया गया था। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करता है, अंतर्राष्ट्रीय एक मानक निर्धारित करता है, जैसे WIPO द्वारा निर्धारित किया गया है।
तो यहाँ आपको समझने नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, आप कितना नोट कीजिएगा कि वियना वर्गीकरण कब हुआ था, 1973 में हुआ था। और मैंने अभी आपको बताया 1974 में यह यूएन का भाग बना था, तो ऐसे याद करना। और 1975 में भारत इसका सदस्य बना था। तो 73, 74, 75 और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में है। अगला क्या टॉपिक है, देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति। क्यों, अभी कनाडा से एक सदी से अधिक समय के बाद देवी अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति को भारत वापस लाया गया, इस कारण चर्चा में रहा था। तो कौन लाया था, यह मूर्ति आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई थी। इस कारण से यहाँ महत्वपूर्ण क्या होता है, मूर्ति और प्लस कौन सी संस्था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानेंगे। बस 2 टॉपिक, यहाँ 2 पॉइंट्स नोट करना आप। ये इस प्रकार की मूर्ति है, देखिए हाथ में चम्मच पकड़े हुए हैं, चम्मच, और ये कटोरी है, कटोरी पकड़ ली, एक हाथ में कटोरी, एक हाथ में चम्मच, क्योंकि ये अन्न की देवी है ना, अन्नपूर्णा। ये चम्मच पकड़े, ये खीर से भरी हुई है। तो ये मूर्ति किस शैली में बनी हुई है, पहले नोट कीजिए, यह बनारस शैली में बनी है। और बनारस की साड़ी जीआई टैग मिला हुआ है, तो बनारस शैली में बनी हुई है। बनारस की शैली में ये 18वीं शताब्दी में मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है। वाराणसी, जिसे बनारस काशी या काशी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध पवित्र शहर है। वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के कारण इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। तो ये आप एक बात और नोट कर लेना, ये यूपीएससी में नहीं तो अक्सर पीसीएस या यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं, तो वाराणसी को, भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को, और वाणिज्यिक राजधानी तो मुंबई को, ठीक है। और वैसी राजधानी तो दिल्ली की, दिल्ली, मुंबई और बनारस, सांस्कृतिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी। और तकनीकी राजधानी कहना चाहें तो किसे कहेंगे, बेंगलुरु को कहेंगे। है नहीं, ये ऑफिशियल घोषित नहीं है, पर मैं अगर आप कहना चाहेंगे एक शब्द में तो बेंगलुरु होगा तकनीकी राजधानी। काशी में ही सबसे प्रसिद्ध भगवान का शिव मंदिर है, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में आपको बताया, गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। और 12 जो मान्यता है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और शिव का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो मराठा साम्राज्य की इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने द्वारा की थी। कब, 1780 को। तो ये आ जाता है यूपीएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पुट हो सकता है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो सबसे पहले क्या है, संस्कृति मंत्रालय। अब यहाँ कर देगा पर्यटन मंत्रालय, तो गलत हो जाएगा, नहीं, संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके कार्यों में क्या, इसकी गतिविधियों में पुरातत्व जो खुदाई से मिले हुए अवशेष का सर्वेक्षण करना, और स्थलों की खोज करना, उत्खनन करना, स्मारकों का संरक्षण करना, रखरखाव करना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में, पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की थी। और कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है, पिता ने ही स्थापना की थी, ये समझिए आप। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों का तहत करता है। ये प्रावधान कौन सा है, याद के लिए कब हुआ था, 1958 में। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।